गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज इंक्रीज कर दी गई हैं। 50,000 जिसकी सैलरी है उस पर टैक्स लग जाए, उसके बचेगा क्या? बिजनेस क्लास है, वो ब्लफ कर सकते हैं, वो हैंकी पैंकी कर लेते हैं, वो ऊंच नीच कर लेते हैं। सैलरीड क्लास ये नहीं कर सकती। तनख्वाहदार बेचारे जो हैं वो जिस दिन बैंक से विड्रॉ कराएंगे उस दिन उनका टैक्स चला जाएगा। इमरान खान साहब आए तो उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर हाउस में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, मैं लाइट्स ऑफ कर दूंगा, भैंसें बेच दूंगा। जी पैसे नहीं है, फलां चीज़ बेच दो। फ्यूचर क्या होगा इमरान खान का? उनको लंदन जाने का भी शौक नहीं है कि वो कोई डील करें। जो शख्स जेल में कंफर्टेबल हो उसको फिर आप कैसे परेशान कर सकते? एक बंदे ने मोदी जी के लिए पूजा की काली माता की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को काट लूंगा, और उन्होंने फिर गलती से अपनी उंगली काट ली। मीनारे पाकिस्तान पे इमरान खान साहब का जलसा हुआ था, उसमें एक साहब अपना बच्चा लेके आए हुए थे कि अगर इमरान खान कहेगा तो मैं इसको ये कंटेनर से नीचे फेंक दूंगा। दुनिया में पॉपुलर लीडर्स के अपने मसले हैं। ध्रुव राठी डंके की चोट पर पूरे सबूतों के साथ और पूरा उन जमात के खिलाफ खड़े हो गए। ये वो पॉइंट था कि जहां पर इंडिया के लोगों को डिसीजन लेने में आसानी हुई। कामरान फरीदी FBI के एजेंट क्लेम कर रहे हैं अपने आप को। ये जो एजेंट्स की दुनिया है ये बड़ी दिलचस्प होती है। उसकी वजह ये है कि इसमें आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं मिलनी, ठीक है, कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी नहीं होगी। हाइलाइट्स आपने देखी। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में हैं माजिद निजामी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हमने उनसे पूछा कि PTI का फ्यूचर क्या होगा और इमरान खान क्या जेल से जल्द बाहर आ जाएंगे। माजिद निजामी ने हमें यह भी बताया कि जब मोदी सरकार तीसरी दफा जीत गई, लेकिन उसके बाद भी वो सीटें क्यों नहीं हासिल कर सकी। क्या कामरान फरीदी को पाकिस्तान आते ही अरेस्ट कर लिया जाएगा? ये तमाम बातें जानने के लिए इस पॉडकास्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। अवाम की दुहाइयाँ और अवाम की जो क्या कहते हैं आंसू रह गए हैं, शायद कईयों के तो निकल आए हैं, कईयों के रह गए हैं, वो भी निकल आएंगे। लग ऐसी ही रहा है अवामी, अगर हम राय की बात करें। बजट अभी आया, क्या ख्यालात है? बजट खासा मुश्किल काम होता है। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान का जो बुनियादी मसला है वो ये है कि इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है। तो जब वो बैलेंस नहीं बनता तो फिर ये सारे मसले शुरू हो जाते हैं, जिसमें हम ये समझते हैं कि टैक्स लग रहा है, कटौतियाँ हो रही हैं, सब्सिडीज़ कम हो रही हैं क्योंकि गवर्नमेंट कंफर्टेबल नहीं होती। तो प्रॉब्लम वही है, जब तक वो ठीक नहीं होगा ये मसले चलते रहेंगे। अब उसमें आसान हल क्या होता है कि वो सोर्सेज जहाँ से आप डायरेक्ट टैक्स ले सकते हैं, पेट्रोलियम हो गई, ठीक है, इसी तरह सैलरीड क्लास है जिसका एट सोर्स टैक्स कट जाना है, उनके ऊपर फिर दबाव ज़्यादा डाला जाता है क्योंकि वहाँ से आपको जल्द अज जल्द रकूम की फराहमी हो सकती है। ठीक है, बाकी ताजरों के ऊपर तो आपने इस्लाहात करनी है, कुछ छापे मारने हैं, उनको आपने कन्विंस करना है, वो मसाइल अपनी जगह पे हैं। तो वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। ठीक है, तो वो कहते हैं ना, बर्क गिरती है बेचारे मुसलमानों पर, तो वो फिर जो सैलरीड क्लास है उसका गला दबाते हैं कि तुमसे ज़्यादा टैक्स लेना। लेकिन इसकी वजह क्या है? जो बजट अभी पेश हुआ है, आपने देखा कि 50,000 से ऊपर भी जिसकी सैलरी है, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज इंक्रीज कर दी गई हैं। उनको शायद रिलीफ मिल गया होगा, ऑब्वियसली सैलरी जब इंक्रीज़ होती है, हम जैसों की हो तो हम भी खुशी से ईद मना लेते हैं उस दिन। लेकिन हमारी जो 50,000 के तबके की अगर जिसकी सैलरी है उस पर टैक्स लग जाए, उसके बचेगा क्या? देखिए, बचेगा तो कुछ भी नहीं। उसकी वजह यह है कि जब आप टैक्स इंक्रीज करते हैं तो एक तो सैलरीड क्लास वहाँ पे टैक्स दे रही है एट सोर्स। उसके बाद जब आप चीज़ें खरीद रहे हैं, अपनी स्पेंडिंग कर रहे हैं, उस टाइम आप टैक्स दे रहे हैं। जो बिजनेस क्लास है उसका प्रॉब्लम ये होता है कि वो रिलीफ ले लेते हैं क्योंकि एट सोर्स उन्होंने नहीं देना होता। वो ब्लफ कर सकते हैं, वो हैंकी पैंकी कर लेते हैं, वो ऊंच नीच कर लेते हैं। सैलरीड क्लास ये नहीं कर सकती। तनख्वाहदार बेचारे जो हैं वो जिस दिन बैंक से विड्रॉ कराएंगे उस दिन उनका टैक्स चला जाएगा। और अगर जो कैश में सैलरी ले रहा है, फॉर एग्जांपल अगर किसी की सैलरी कैश में आती है, वो बच सकता है इससे? वो बिल्कुल बच सकता है। उसकी वजह ये है कि कई ऑफिस में ऐसा होता है कि सैलरीज कैश में दी जाती हैं और उसके बाद ये होता है कि ऑफिस ने जो इनकम टैक्स जमा करवाना होता है वो नहीं करवाते। तो ये पाकिस्तान में इस तरह के कई मसाइल हैं। तो बुनियादी मसला वही है कि जब तक हमारी इनकम और एक्सपेंस मैच नहीं होंगे ये मसले चलते रहेंगे। अब इस बजट के अंदर भी अराउंड 10,000 बिलियन जो है वो हमारी इनकम है और 18,000 बिलियन जो है वो एक्सपेंस है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। बहुत 8,000 अरब का जो गैप है, इसको फिर इसी तरह पूरा किया जाता है कि इधर टैक्स लगा दें, पेट्रोल बढ़ा दें। अच्छा, अभी मेनली जो टैक्सेस लगे हैं वो किस किस चीज़ पे लगे हैं, अगर हम डिटेल में डिस्कस करें ज़्यादा, जिस पे आपको लगता है कि और उसका फ़ायदा क्या होगा इन दी एंड गवर्नमेंट को? देखिए, गवर्नमेंट का मसला ये है कि उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जैसे ही हमारे पास इनकम आती है, कैश आता है,
हमने उसका एक बड़ा हिस्सा प्रोविंसेस को दे देना 18वीं तरमीम के बाद। यस। पंजाब को मिल जाएगा, बलूचिस्तान को, केपी को, सिंध को। तो हम्म। वो हज़ारों अरब रुपया एज इट इज़ फेडरल गवर्नमेंट से नीचे चला आ जाता है। ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट के पास अपने खर्चे करने के लिए पैसा कोई नहीं बचता। अच्छा। तो इसलिए फिर वो ये करते हैं कि जहाँ जहाँ से उनको टैक्स थोड़ी सी गुंजाइश मिलती है वहाँ से वो निकालने की कोशिश करते हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि गवर्नमेंट के साथ अवाम कोऑपरेट कर सकती है अगर उन्हें ये पता हो कि गवर्नमेंट भी सिंसियर है। ठीक है। अगर तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, प्रेसिडेंट हाउस का, बाकी डिपार्टमेंट्स का बजट इंक्रीज हो रहा है और जो टैक्सेशन है वो सैलरीड क्लास पे ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट मुखलिस नहीं है। या तो गवर्नमेंट खुद कहे कि देखें हमने ये 10 जगहों पे कटौतियां की हैं, हम अपने अखराजात कम कर रहे हैं, तो अवाम भी हमारा साथ दें। ठीक है। तो ये तो होता देती नहीं है। ये तो होता नहीं है, मुमकिन नहीं है वैसे। ठीक है। बिल्कुल। उधर जो हुकूमती अखराजात हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है। साथ आप ये तवक्को कर रहे हैं कि अवाम आपको टैक्स दे के तो आपकी मुश्किलात में कमी भी करे, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। गवर्नमेंट को और आवाम को साथ साथ चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा कि हम भी सीरियस हैं, हम भी कंसर्न्ड हैं, ये 4 जगहों पे या 10 जगहों पे हमने कटौतियां की हैं और यहाँ से हम पैसे बचा रहे हैं। सही। उनके पास एक आसान रास्ता ये होता है, वो कहते हैं जी हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जो इदारे नहीं चल रहे उनको पीआईए की भी बात सुन रहे हैं हम, तो वो भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। रेलवे शायद मुझे लगता है कि कामयाब रहा, पैसे कमाने लग गया, वो कुछ ना कुछ उसके अंदर जो कि खसारों में था, तो वो बेहतर लग रहा है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन का फ़ायदा आपके ख्याल में होता है या जिस तरह चल रहा है? इंस्टेंट कैश आपको मिल जाता है। आपको अगर पैसों की ज़रूरत है तो आप घर का एक एसेट बेच देते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है। वैसे तो ये एक पूरी साइंस है कि गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है या सिस्टम है वो कितना होना चाहिए या उसके पास कितने डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, ये एक इंटेलेक्चुअल डिबेट है। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता। उस इंटेलेक्चुअल डिबेट की बेसिस पे डिसीजन नहीं होते। यहाँ पे ये होता है कि पैसे नहीं है, फलां चीज़ बेच दो। पैसे नहीं है, फलां चीज़ बेच दो। तो ये जो सिस्टम है ये फिर इस तरह से चलेगा नहीं। फिर एक दिन ये आएगा कि आपके पास आप क्या बेचते रहोगे, आपके पास एसेट्स ही खत्म हो जाएंगे, फिर आप क्या कर लेंगे? सही हो गया। जिस तरह रेलवेज़ की बात कर रहे थे, तो रेलवेज़ के इर्द गिर्द जो आपने सुनी होगी, खबरें भी चल रही थी पिछले दिनों के, कई लैंड्स हैं और जो कि इनके ही ऑक्यूपाइड हैं, इनके रेलवेज़ डिपार्टमेंट के। अच्छा, वो कहते हैं कि कई लोगों ने ये भी क्लेम किया कि अगर उसकी आप पमाइश कर दें और उसको कोई आप मैप के थ्रू उसकी पर वो कहते हैं मेजरमेंट कह लें, वो कर लें, तो उससे पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। क्या ये बात में हकीकत है? अच्छा, ये ना हमारे यहाँ पे कुछ गॉसिप्स भी होती हैं। हाँ। कि जिस तरह मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब आए तो उन्होंने कहा कि जी देखें जी, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, मैं लाइट्स ऑफ कर दूंगा, भैंसें बेच दूंगा, गाड़ियाँ बेच दूंगा, मुर्गियों का काम शुरू करें। ठीक है। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं कि जो अवाम को तो फैसिनेट करती हैं, ठीक है, लेकिन जो टोटल बजट है उसका ये परसेंटेज नहीं बनता, बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह रेलवेज़ के बारे में हम ये कह सकते हैं कि उनकी जितनी गैर आबाद ज़मीन है या जिस पे कब्जा हुआ है वो थाउजेंड्स ऑफ एकड़ है। तो उसको आप अपने काम में ला सकते हैं, लेकिन ये कहना कि जी उसकी बेसिस पे सारे मसाइल हल हो जाएंगे, ये मेरा ख्याल है एक सियासी स्टेटमेंट है। ठीक हो गया, सियासी स्टेटमेंट। ये इस मसले के छोटे छोटे बिट्स एंड पीसीज हैं कि जिनको आप ठीक करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ये कहना कि जी ये एक काम हो जाए, तो मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी बलूचिस्तान में इतनी मादनियात है कि बस जन्नत बन जाएगा पाकिस्तान, लेकिन वो 70 साल से तो नहीं बन रहा। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि या तो मादनियात नहीं है या मशीनें नहीं, या फिर आपका जो फलसफा है वो ख़राब है। वो ख़राब है। क्या वाकई बलूचिस्तान में मादनियात तो हैं, लेकिन क्या हमारे पास मशीनरी की कमी है, हमारे पास इस तरह के इंजीनियर्स की कमी है पाकिस्तान में, जो ये शायद पढ़ लिख के बाहर के मुल्क में सर्व करने चले जाते हैं? देखिए, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जब आते हैं, जिस तरह थर कोल है उसको भी एटलीस्ट 10 साल लगे जी। उसके अंदर फिर उन्होंने उसके प्रोजेक्ट्स बनाए, फेजेस बनाए, फिर वहाँ से सारी बिजली की जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हुई, बाकी चीज़ें वुमेन एम्पावरमेंट और थर की जो डेवलपमेंट है वो शुरू हुई। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग की चीज़ें हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि जनाब फटाफट कुछ ना कुछ हो जाए, उसमें फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान का जो मसला है उसमें से आप बहुत सी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, बट उसके लिए एक थॉरो प्लानिंग होनी चाहिए, उसमें कंपनीज होनी चाहिए, फिर इसकी कनेक्टिविटी है आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। कितनी जब अदम इस्तेहकाम होगा, गवर्नमेंट्स बदलेंगी, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे आई जाएगी, डॉलर का रेट आपको नहीं पता होगा, तो फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपके पास आएगा, वो 5 साल रहेगा, वो आपको यहाँ पे कोई बेनिफिट देगा। सही हो गया। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। हम ये नहीं कह सकते कि हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। सही। अब क्या समझते हैं आप माजिद साहब कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म हुई है PMLN की गवर्नमेंट के आने के बाद, कि अभी भी स्टिल वैसे ही चल रही है 2018 के बाद जिस तरह से आई थी?
मेरा तो ख्याल है वैसे ही चल रही है, और उसकी वजह ये है कि एक अदम इत्मीनान की कैफियत है अभी भी स्टिल। मुल्क की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो सियासी इंतकाम का शिकार है, केसेस चल रहे हैं, उनके लोग मुश्किल में हैं और उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। सो जब इस चीज़ को हम देखते हैं तो ये पता चलता है कि एक अनरेस्ट की कैफियत तो है, बट ये कहना कि इसकी बेसिस पे कोई गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी या गवर्नमेंट के लिए कोई परेशानियां होंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के मामला ठीक हैं, SIFC की जो वर्किंग हो रही है उसके ऊपर भी बहुत से लोग डिपेंडेंट हैं कि शायद वहाँ से कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाएं। इसी तरह मिडल ईस्ट में, चाइना में जो पाकिस्तान की बातचीत चल रही है, सो उससे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी, हो जाएं। लेकिन होता ये है कि जब तक आप अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते तो ये एक फॉल्ट लाइन है, ये एक खतरा है जो फिर आपके सर पे ये तलवार लटकती सुन्नी रहेगी। इत्तेहाद ने भी जवाब दे दिया अब पिछले दिनों, तो अब क्या देखते हैं कि PTI का फ्यूचर क्या होगा? अब अभी तो ये देखिए मामला अभी चल तो रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए एहतजाजी तहरीक मेरा ख्याल है मुश्किल है। तो अगर कोई एहतजाजी तहरीक चलनी भी है तो उसके लिए हमें फिर दोबारा से एहतजाज अक्टूबर देखने को नवंबर मिलेंगे। अक्टूबर नवंबर का इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी तो मेरा ख्याल है कि सूरज की जानिब से बिल्कुल जो है ना वो अभी वो कह रहे हैं कि नहीं बाहर ना निकलो, बाहर सनबर्न ना हो निकले, जाएगा। बिल्कुल। लेकिन क्या फिर अक्टूबर में हमें क्या देखने को मिलेगा? क्या सरप्राइजेस आप समझते हैं? एज अ जर्नलिस्ट आपका एक तजर्बा है माशाल्लाह पॉलिटिकल बेस पे, तो क्या नई चीज़ें होंगी, क्या डेवलपमेंट्स होंगी, फ्यूचर क्या होगा इमरान खान का? अभी तो चलें वो चार दीवारी में है, फिर कुछ वीडियोस भी लीक हो रही हैं उनकी, कुछ ऑडियोज़ भी लीक हो रही हैं, जेल के अंदर से उनकी तस्वीरें भी आ रही हैं सेल्स की, लेकिन एक कल्ट सिस्टम देखा जाता है कि एक वर्शिपिंग है PTI की जमात के जो फॉलोअर्स हैं। इसी तरह हर जमात के अपने अपना ख्यालात हैं और सब जमातें अपनी अपनी जगह अहमियत रखती हैं। आपके ख्याल में आप क्या समझते हैं क्या फ्यूचर होगा? देखिए अभी तो PTI की मुश्किलात में कोई कमी नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि PTI की जानिब से ऐसा कोई बड़ा प्रेशर नहीं है कि जिसकी बेसिस पे गवर्नमेंट अपने डिसीजंस को चेंज करे। ठीक है। तो इसलिए PTI भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि ज़रा थोड़ा सा मौसम बेहतर हो, और उसके बाद फिर ये जो सड़कों पे एहतजाजी तहरीक होती है इसका डेफिनेटली इम्पेक्ट आता है। सोशल मीडिया की जो मूवमेंट है उसका अभी तक इम्पेक्ट नहीं आ सका। ठीक है। इसलिए जब आप रोड्स पे होंगे, जलसे हो रहे होंगे, जुलूस हो फिजिकली रहे एग्जिस्ट होंगे, कर रहे होंगे रोड्स पे, तो फिर वो प्रेशर में आप कुछ ना कुछ अपने मुतालबात को मनवा सकते हैं। सो इसलिए अभी इंतज़ार किया जा रहा है कि ज़रा थोड़ा सा मौसम बेहतर हो तो फिर उसके बाद किसी ने जल्द हाथ से मिलाने जुलूस की की तरफ कोशिश जाएं। की गवर्नमेंट से, PMLN की जमात से PTI ने? देखिए PTI का प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब की जानिब से ऐसी कोई उम्मीद जाहिर नहीं की जा रही कि मुज़ाकरात किए जाए। उसकी वजह ये है कि वो फ्रंट फुट पे खेलना चाहते हैं, वो मुफाहमत की तरफ नहीं आते। उनका इशू ये है कि उन्होंने पिछले 10 साल इन सारी जमातों को चोर, डाकू, गद्दार, करप्शन, ये सब कुछ उन्होंने कहा है। तो अब उससे थोड़ा सा वन स्टेप बैक आना उनके लिए भी खासा मुश्किल है, और जेल में रह के उन्हें कोई इतनी परेशानी भी नहीं है कि वो कोई डील करें, या उनको लंदन जाने का भी शौक नहीं है। वो पाकिस्तान ही रहना चाहते हैं। वो कंफर्टेबल है जेल के अंदर। ठीक तो है। जो शख्स जेल में कंफर्टेबल हो उसको फिर आप कैसे परेशान कर सकते हैं? सही हो गया। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि नैरेटिव बिल्डिंग की बात कर लेते हैं। अभी पिछले ही दिनों इंडिया में इलेक्शंस भी हमें देखने को मिले। मोदी साहब फिर दोबारा तीसरी दफ़ा जीत गए, बेशक अक्सरियत नहीं ले सके, लेकिन अब क्या देखते हैं आप कि इधर से हम अगर कंपैरिजन करें पाकिस्तान पॉलिटिक्स एंड इंडियन पॉलिटिक्स में, क्या फ़र्क है? देखिए मुझे तो लगता है कि हम इंडिया की पॉलिटिक्स से, उनके इलेक्शन सिस्टम से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और उसकी वजह ये है कि इस दफ़ा जो इलेक्शन हुआ है उसमें 90 करोड़ से ज़ायद वोटर्स थे। तो इटसेल्फ उनको मैनेज करना, और वहाँ पे फिर इलेक्शन की धांधली जो है, जो पाकिस्तान में बहुत ये नारा चलता है, जी कि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होना, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हम ये कह सकते हैं कि 95% उनका जो इलेक्शन है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था। और अच्छा, बिल्कुल, तो ये मेरा ख्याल है इटसेल्फ इससे हमें सीखने की ज़रूरत है। दूसरी अहम बात ये कि इंडिया में जो इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं या केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं, उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, जो ये पाकिस्तान में जो एग्जिस्ट पाकिस्तान करता में है। है, तो वो उनका बड़ा अच्छा सिस्टम इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर से इख्तियारात शिफ्ट हो जाते हैं इलेक्शन कमीशन को, ठीक है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस करवा के नए PM को वो सारी की सारी इख्तियारात वापस कर देता है। ठीक है। सो इस तरह से वहाँ पे निगरान हुकूमत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ पे जो मुशावरत शुरू होती है, निगरान आते हैं जाते हैं, तो वो सारा मसला वहाँ पे है ही नहीं। वो प्राइम मिनिस्टर होगा,
उसके बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस करवाएगा और नया पीएम आ जाएगा। सही हो गया। लेकिन सुना है कि इलेक्शन कमीशन के जितने भी बंदे हैं, 3 इलेक्शन कमीशन हैं, तो वो मोदी साहब के अपने ही थे। वो इस दफ़ा बड़ी तनकीद हुई है कि यस, इस दफ़ा जो स्टेट मशीनरी है वो उन्हीं के उसने गवर्नमेंट का साथ दिया है। और उसकी वजह ये है कि अभी अगर हम बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो देखें तो गुज़िश्ता 10 साल में उन्होंने एक बड़ा ये काम किया कि वो सेकुलर इंडिया पे कुछ ज़्यादा बिलीव नहीं करते। उनका ये ख्याल है कि हम हिंदू नेशन है, हिंदू मेजॉरिटी का मुल्क है, ठीक है, इसलिए हमें जो अपने नज़रियात हैं उनका प्रचार करना चाहिए, ठीक है। इसलिए उनको कुछ सेकुलर इंडिया की ज़्यादा फिक्र भी नहीं है। तो उसमें हम ये देखें जो कश्मीर का आर्टिकल 370 है, राम मंदिर का मसला है, फिर इसी तरह जो शहरियत के बिल्स थे बंगाल में, आसाम में, मोदी कहते हैं मैं बंगाल से पैदा होऊंगा, तो वो वो भी कई जगह पे उन्होंने कहा हुआ है कि मेरा एक जन्म बंगाल से होगा। तो ये सारा कुछ जो है ये वो टूवर्ड्स हिंदू स्टेट उनका एक सफ़र जो है वो है। अच्छा माजिद, मुझे ये बताइएगा कि कई लोग कहते हैं कम्युनल हैं मोदी, कई लोग कहते हैं सेकुलर हैं, तो आपके ख्याल में ज़्यादा, आपने भी एक देखा होगा उनका सारा तर्ज ज़िंदगी, क्या लगता है आपको? देखिए सेकुलर तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल और उन्होंने कभी प्रिटेंड भी नहीं किया कि मैं सेकुलर हूँ। ठीक है। और उनका जो पॉलिटिकल जर्नी है उसको हम देखें, उनकी लाइफ को देखें तो पता चलता है कि वो कमिटेड वर्कर हैं अपनी पार्टी के, और उनके बिल्कुल जिसको हम इंतहा पसंद नज़रियात कहते हैं जी, वो बिल्कुल हैं। और उनकी पार्ट अब अच्छा उसकी ना इंडिकेशंस हैं। मिसाल के तौर पे गुज़िश्ता 10 साल में हम देखें बीजेपी ने कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दी, तो जो पिछले 2 इलेक्शन से 3 थे उसमें लेस देन 10 की फिगर थी, एक दफ़ा 7 थी, एक दफ़ा 6 थी। इस दफ़ा उन्होंने सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट को पूरे इंडिया से टिकट दिया। ठीक है। अच्छा, ये इंडिकेशंस हैं कि वो जरा वो क्या सोचते हैं, साइड लाइन लगाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा ये कि फिर बाकी जो जमातें हैं, कांग्रेस है या दूसरी जमातें हैं, वो मुस्लिम कैंडिडेट्स को या जिनको अक़लियतें कहते हैं, सिख हैं, ईसाई, मसीही हैं, उन पे वो खासी तवज्जो देती हैं। लेकिन बीजेपी ये समझती है कि हम चूँकि एक हिंदू मेजॉरिटी मुल्क हैं, 80% के आसपास वहाँ पे हिंदू हैं, सो वो ये समझते हैं कि अगर हम इनको ही केटर कर लेंगे तो हमें बाकी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इस दफ़ा अगर आप कैबिनेट में भी देखें तो लास्ट 2 कैबिनेट जो थी बीजेपी के, उसके अंदर भी एक वजीर होता था मुसलमान। इस दफ़ा वो भी नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हमें शायद वो ये समझते हैं कि इस तरह से पैम्पर करने की या उनको सामने लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि 20% जो अक़लियतें हैं इंडिया की, वो बहुत बड़ा नंबर बनता है। मुसलमान जो है वो भी तकरीबन कोई 14% है, सबसे बड़ी माइनॉरिटी हैं, 20 करोड़ लोग बनते हैं। सो लेकिन इस हवाले से जब हम देखते हैं उनके प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशंस वो कर रहे हैं, सो उससे ये लगता है कि वो अपने हिंदू वोटर को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो किसी और जमात की तरफ जा नहीं रहे या किसी और रिलीजन की तरफ फोकस ही नहीं कर रहे। देखिए एक सिंबॉलिक चीज़ होती है ना, मिसाल के तौर पे कोई सिख नहीं है कैबिनेट में, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, तो ये सिंबॉलिक होती है। हालांकि वो ये जलसों जुलूसों में ये भी कहते रहे कि मेरी सिखों से भी बहुत अच्छी है, कहते हैं पकवान सेंटर्स में जाके वो पगड़ी पहन के भी लगे हुए रहते थे, वो डोइयाँ फेरने। तो वो क्या सीन है फिर? वो सब जगह पर एक जगह पे कहते हैं कि मैं क्लेम नहीं करता, मैं हिंदुओं के साथ ही हूँ, सिखों से मैं दूर हूँ, क्रिश्चियन से मेरी नहीं बनती। एक जगह वो कहते हैं मेरी क्रिश्चियन से बनती है, सिखों के साथ हूँ, मेरे सब भाई हैं मुसलमानों के लिए अगर क्वालिटी वाला बीफ चाहिए तो बीजेपी को वोट दें। तो ये तजाद उधर भी नहीं, वो असल में मसला ये कि यही मेरा ख्याल है सियासत का नाम है कि आप वक्त को देख के, हालात को देख के अपने मामलात को ठीक करें, और जहाँ पे जिस तरह का वोटर है वो उसको आप अट्रैक्ट करें। और अभी ये पूरी कैंपेन जो इन्होंने उत्तर प्रदेश में की, लेकिन उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल सके। इवन जो राम मंदिर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से बीजेपी नहीं जीत सकी, और राम मंदिर कॉन्स्टिट्यूंसी में मेजॉरिटी वोटर हिंदू वोटर है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर भी लोगों ने ये फील किया है कि एक्सट्रीमिज़म को शायद वो सपोर्ट ना करें। वो बिल्कुल हिंदू हैं, उनको अपना मज़हब पसंद है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि शायद इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म ना हो जिस लेवल पे बीजेपी ले गई थी। ठीक है। तो उन्होंने फिर रेजिस्ट किया है उसको। ठीक है। मुसलमानों के खिलाफ क्यों थे इतने मोदी? देखिए ये क्यों मारपीट, मतलब मारा पीटा भी गया? और देखिए जब आप सेकुलर स्टेट से अपना सफ़र हिंदू स्टेट की तरफ शुरू करेंगे और आपके नज़रियात ऐसे होंगे जिसमें आप अपने रिलीजन को प्रेफर करेंगे, तो फिर उससे ये होता है कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर ख़राब होता है। ठीक है। और जो अक़लियतें हैं वो एट स्टेक होती हैं, वो निशाने पे होती हैं, टारगेट पे होती हैं। तो वो फिर उससे ये होता है कि जो लोकल लेवल पे लोग होते हैं उनको बढ़ावा मिलता है।
जो नफरत के प्रचार करने वाले होते हैं या एक्सट्रीमिज्म के ऊपर बिलीव करने वाले होते हैं। तो जब गवर्नमेंट की साइड से ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हों, कोई ऐसे इकदामात ना किए जा रहे हों, तो फिर उनको बढ़ावा मिलता है। ठीक है। फिर वो अपना सारा काम करते हैं, तो जिसकी वजह से फिर माइनॉरिटीज मुश्किल में आती हैं। जाले जो हैं वो वहाँ पे भी पाए जाते हैं। बिल्कुल, वो उधर बीजेपी को भाजपा कहते हैं, तो भाजपा के लोग बड़े उसी तरह के जज्बाती हैं और जान देने वाले हैं, जान लेने वाले हैं। और मैंने एक जगह रिसर्च में देखा कि एक बंदे ने मोदी जी के लिए पूजा की और काली माता की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को काट लूँगा, और उन्होंने फिर गलती से अपनी उंगली काट ली। तो कहीं नहीं, ये इधर हमने मीनारे पाकिस्तान पे इमरान खान साहब का जलसा हुआ था, उसमें एक साहब अपना बच्चा लेके आए हुए थे कि अगर इमरान खान कहेगा तो मैं इसको ये कंटेनर से नीचे फेंक दूंगा, अगर इमरान खान कहेगा तो मैं इसका गला काट दूंगा। तो ये दुनिया में पॉपुलर लीडर्स के अपने मसले हैं। अल्लाह अकबर। पाकिस्तान में भी ये प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया में भी ये प्रॉब्लम्स हैं कि जो पॉपुलर लीडर है, जो कल्ट फॉलोइंग है, वो मौजूद है और लोग जान देने के लिए और लेने के लिए तैयार बैठे हैं। इसकी क्या खास वजह समझते हैं आप? सोशल मीडिया का दौर है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी नैरेटिव बिल्ड कर रहा होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। मतलब हम किसी को भी स्पेसिफिक नहीं करते, ना टारगेट करते हैं, हर बंदे की अपनी एडिटोरियल पॉलिसी है। आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया का किरदार क्या है और जो कल्ट सिस्टम है वो कैसे क्रिएट किया जाता है? देखिए, ये जितने डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में ये मसला है। वो इस तरह से है कि जब हमारे पास सियासत थी जिसको हम कहते हैं मौरूसी सियासत, यस, पॉलिटिकल फैमिलीज थी, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, पाकिस्तान में हैं। फिर मौरूसी सियासत वाले सियासतदानों से आवाम का इख्तलाफ हुआ, उनका ये ख्याल था कि ये बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है। तो जब वहाँ से उनकी अटेंशन डाइवर्ट हुई तो फिर ये पॉपुलर लीडर हमारे सामने आए, ठीक है, जिसमें दो बड़ी मिसालें इमरान खान की हैं और नरेंद्र मोदी की हैं जी। अच्छा, पॉपुलर लीडर फिर जब आता है तो वो एक रिएक्शनरी रीज़न की वजह से आता है, वो रद्द-ए-अमल की वजह से आता है। तो फिर वो जब उनको काउंटर करता है तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। तो इसलिए हम अगर देखते हैं इंडिया में और पाकिस्तान में, तो ये चीज़ हमें नज़र आती है कि नरेंद्र मोदी हो या इमरान खान हो, उनका जो फॉलोअर है बहुत लॉयल है, बहुत पैशनेट है, एनर्जेटिक है। और अगर हम उसका कंपैरिजन करें मुस्लिम लीग नून से या कांग्रेस से, तो वो उतने एक्टिव नहीं थे, ठीक है। तो इंडिया के अंदर भी इस दफ़ा चूँकि सर्वाइवल का मसला था, तो कांग्रेस ने बहुत अच्छी कैंपेन की, गांधी फैमिली ने पूरे इंडिया का विजिट किया और उन्होंने जान लड़ा दी क्योंकि सर्वाइवल का मसला था। और इस दफ़ा फिर उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं, ठीक है। उन्होंने बीजेपी की सीटें जो हैं वो कम की हैं। सो वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को मैनेज किया कि आवाम के अंदर जो पॉपुलर लीडर का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम थ्रू अपने नैरेटिव उसको काउंटर करें। अच्छा, और वो कामयाब हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। पाकिस्तान में अभी ऐसा नहीं हो सका। अच्छा, पाकिस्तान में अभी इमरान खान को पॉलिटिकली काउंटर करने के लिए कोई इतनी बड़ी तैयारी नहीं हो सकी। मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का नैरेटिव हमारे सामने है, वो यूथ के लिए या एजुकेटेड मिडिल क्लास के लिए हो रहे हैं, कोई इतना अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा। मरियम बीबी खुद भी मतलब डिफरेंट जगहों पे जा रही हैं, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, पुलिस स्टेशंस के भी दौरे चल रहे हैं, तो वो यूनिफॉर्म वाली क्या स्टोरीज हैं? मतलब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, ये इसको फिर मैं नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, लेकिन इससे क्या इम्पैक्ट होता है, मैं ये लोगों के लिए जानना चाह रहा हूँ। लोगों के कई सवालात आते हैं मेरे तक कि ये क्या है, तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ। देखिए, इसको मैं फिर इंडिया से रिलेट करना चाहूँगा। इंडिया में हमारे पास कई ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि वहाँ पे फीमेल चीफ मिनिस्टर्स रही हैं जी, दिल्ली में, पंजाब में, बाकी इंडिया के अंदर भी, और अच्छा खासा नंबर है, 10+ है। अब एज ए फीमेल पॉलिटिशियन आपने क्या प्रेजेंट करना है? आपने पॉलिसीज़ प्रेजेंट करनी है, एज ए स्टेटमैन, स्टेट्स पर्सन आपने काम करना है, या आपने जिसको हम अवामी ज़बान में शोशा कहते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हैं, तराश खराश कहते हैं, उस पर तवज्जो देनी है। तो ये अब आपकी प्रायोरिटीज़ हैं। ठीक है, आप सीएम हैं, आप जो चाहें वो कर सकती हैं जी, ठीक है। अब ये आपने तय करना है कि आपने लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ देनी हैं, आपने आवाम को रिलीफ देना है, या आपने अपने बनावट पे, तराश खराश पे तवज्जो देनी है। ठीक है। सो इंडिया में हमें जितनी भी सीएम नज़र आती हैं, चीफ मिनिस्टर्स जो ख़वातीन हैं, उनका ऐसे मामला नहीं था। वो सारी उनका प्रॉपर जो नॉर्मल साड़ी का उनका लिबास है, उसमें कोई ताम झाम नहीं है, उसमें कोई तराश खराश नहीं है, वो अपना काम करती हैं। मेकअप के ऊपर उनका बड़ा कम उनकी तवज्जो है, हालांकि ये सारे ज़ाती फ़ैसले हैं, ठीक है। बट होता ये कि जब आवाम मुश्किल में हो और फिर वो इन चीज़ों से रिलेट करे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो ये कहते हैं कि हम यहाँ पे मुश्किल में हैं,
हमारा हुक्मरान जो है उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, ठीक है, वो फिर उससे फिर आवाम के अंदर एक नापसंदीदगी आती है। ठीक है। वैसे अभी अगर हम बात करें लाइक एंड डिसलाइक की, तो मरियम नवाज साहिबा क्या लोगों में अपना तासुर छोड़ सकी हैं, अपनी मोहब्बतें उनसे इकट्ठी कर सकी हैं? मतलब देखिए, उसका तो लिटमस टेस्ट होता है कि जब आप किसी इलेक्शन में जाते हैं, जी, क्योंकि जमहूरियत में हमारे पास एक ही टेस्ट है। यस, तो अभी जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हुए हैं वो तो ज़ाहिर बात है मुतनाज़िया हैं। ठीक है, अब उसके बाद मरियम नवाज शरीफ का कोई ऐसा इम्तिहान नहीं आया कि जिसकी बेसिस पे हम ये कह सकें कि उनकी पॉपुलैरिटी की गेज क्या है। ठीक हो गया, सही हो गया। आगे चलते हैं। मुझे ये बताइएगा कि मोदी ये क्लेम करते हैं कई जलसों में और तकरीरों में कि मैं चाय बेचता रहा हूँ, और हमने अक्सर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी कहीं ना कहीं कहानी सुनी कि जी इस चीज़ को आवाम में बहुत ज़्यादा एक थ्रॉटल के साथ बताया जाता है और हैमरिंग इफेक्ट दिया जाता है कि मैं बड़े माड़े घर से था और मैं स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचा। और कई लोग हैं, मतलब मैं जिनको जानता हूँ, शायद मैं उनका नाम कंसेंट तो नहीं लिया लेकिन ले लेता हूँ, साद रफ़ीक साहब देख लें, अवामी लीडर हैं, कहाँ से शुरू हुए और अब कहाँ पे है। इसी तरह के और भी लोग हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये वाकई ट्रेन में करते थे? और कांग्रेस ये क्लेम करती है कि इनके वालिद साहब की कंटीन थी और ये वहाँ पर हेल्प वगैरह करवाते थे, चाय चुए कोई नहीं बेचते थे। अच्छा, ये स्टोरी है नैरेटिव बिल्डिंग की, हाँ, और पाकिस्तान इंडिया दोनों में नैरेटिव बिल्डिंग इस टाइम एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, ये एक ऐसा इशू है कि जिस पे अगर आप कामयाब हो गए हैं तो आपकी परफॉर्मेंस जो भी है, मतलब आप छक्के छुड़ा देंगे। 0/0 करें, लेकिन अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल Yes. देता हूँ। नरेंद्र मोदी से पहले आपको एक छोटी सी एग्जांपल जी। देता हूँ। 8 फरवरी को जब लोग इमरान खान को वोट डालने जा रहे थे तो किसी को 3.5 साल उस्मान बुज़दार के याद थे? नहीं, भूल गए थे सब। उस्मान बुज़दार साहब 3.5 साल पंजाब के सीएम रहे, लेकिन 8 फरवरी को जो तहरीक इंसाफ को वोट डाला गया उसमें उनका नाम तक नहीं था। बिल्कुल इसलिए नैरेटिव बिल्डिंग हालांकि परफॉर्मेंस से इंपॉर्टेंट हो गई किया, है। वो सब भूल के अवाम कह रही थी कि हम जा रहे हैं इमरान खान साहब को वोट करने। नैरेटिव या बयानिया परफॉर्मेंस से अहम हो चुका है। ठीक है, और ये किस तरह से इन्होंने किया? हाँ। अगर हम पीटीआई की जमात की बात करें तो हम देखते हैं उनका सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हमें देखने को मिला, और पीएमएलएन कहीं ना कहीं कोशिश कर रही थी लेकिन उस तरह से वो बिल्ड नहीं कर सकी। वो टिकटॉक्स हम देखते थे, वो ट्विटर देखते थे हम लोग, इनकी एक हैशटैग कैंपेन्स चलती थी पूरी जो कि एक, और उस टाइम पे एक दौर था सहाफ़ियों पे, मैं अगर उसकी बात करूं, सहाफ़ियों पे जो इनकी साइड पे था जमात की, हाँ, और जो नहीं था उसके साथ क्या होता था, और किस तर्ज की गाली पड़ती बिल्कुल गाली पड़ती थी। कई सहाफ़ी भाइयों को माशाल्लाह इसका शर्फ हासिल रहा। क्या समझते हैं ये किस तरह से था और इंडिया में किस तरह से देखते हैं? अच्छा, ये दोनों मुल्कों में ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, आप नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी उठाएं नैरेटिव बिल्डिंग की, जब उसने चाय वाला से बिल्ड किया अपना कैरियर, फिर चीफ मिनिस्टर गुजरात और फिर प्राइम मिनिस्टर इंडिया, 22 साल की उम्र में पॉलिटिक्स में आ गए, तो वो सारा अच्छा, उसको अब उन्होंने किस तरह से नैरेटिव बिल्डिंग की कि बीजेपी के भी सेल्स हैं, अच्छा, उनकी भी सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, मिलियंस के अंदर लोगों के साथ वो कनेक्टिविटी है उनकी, और उन्होंने स्पेशली अपने कॉल सेंटर्स बनाए हुए हैं, मोर देन 20,000 लोग उसमें काम करते हैं, वो पूरा अपना मैसेज फ्लोट करते हैं। और आपने ये देखा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि व्हाट्सएप पे तो हम अभी सिर्फ 5 लोगों को मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, और अगर आप वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं तो 256 ग्रुप के अंदर आप, अभी उन्होंने मेरा ख्याल है वो जो कम्युनिटीज़ लेके आए हैं वो अब लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले ऐसे नहीं था। ये सारी की सारी करम नवाजी है बीजेपी की, क्योंकि वहाँ पे इतनी फेक न्यूज़, इतनी मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स आती थी कि व्हाट्सएप ने इस रीजन के अंदर फॉरवर्डेड मैसेज को 5 कर दिया, उसके ऊपर एक साइन आता है कि ये फॉरवर्डेड मैसेज है, ग्रुप्स को लिमिटेड कर दिया। तो ये सारी जंग पाकिस्तान इंडिया में लड़ी जा चुकी है सोशल मीडिया की, कि आपने किस तरह से अपना बयानिया आगे लेके चलना है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने इस दफ़ा इस इलेक्शन में स्पेशली, वैसे तो 10 साल से वो ये काम कर रहे हैं, उन्होंने ये किया कि उन्होंने फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए अपने उम्मीदवारों की जो लिस्टें हैं, फेसबुक में इमरान खान साहब को मैसेज करना है तो आपको आपके कैंडिडेट का नाम पता चल जाता है और उसका इंतखाबी निशान पता चल जाएगा। तो इट्स वेरी, मतलब एक बंदे की सोच इससे पहले शायद नहीं था। आज से पहले जितने इलेक्शंस हुए ये एक नई चीज़ थी, नई जिद्दत थी, सोशल मीडिया का इलेक्शन था। ठीक है, तो ये इतना चेंज, और अब आईटी में क्या देखने को मिलेगा? और ये अब ये मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ जो आइंदा इलेक्शन कैंपेन होगी
वो मेजॉरिटी उसके जो फंड्स और बजट हैं वो सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। उसकी वजह है कि यहाँ से लोगों को इन्फ्लुएंस करना, उन तक पहुँचना ज़्यादा आसान है। इससे जब हम कंपैरिजन करते हैं कि जी एक मोहल्ले में जलसा हो रहा है, सोसाइटी में 50 लोग आए हैं, 100 आए हैं, उसकी जगह आप 1000 लोगों को SMS भेज रहे हैं, फेसबुक के जरिए आप उनको उनकी वोटर लिस्ट भेज रहे हैं, आप उनको उनकी वोट की पर्ची भेज रहे हैं। तो ये ज़्यादा चीज़ें अपीलिंग होती हैं। सही कह रहे हैं कि वो घर बैठा हुआ है, उसने कहीं ना निकलना है, ना गर्मी सर्दी बर्दाश्त करनी है, ना कोई रोड़े खाने हैं, ना पुलिस का डर, उसको वो चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, और सोशल मीडिया के थ्रू ही मिल रही हैं। अब आने वाले दौर में क्या IT भी इसमें अपना अभी तो किरदार निभा रही है और मज़ीद इसमें हमें देखने को मिलेंगी? जी बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि वक्त के साथ साथ ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। ये जो एक रवायती इलेक्शन कैंपेन होती थी जिसमें स्टिकर्स हैं, बैनर्स हैं, फ्लेक्स हैं, तो अगर नेट ही बंद कर दिया जाए फिर क्या होगा? ये एक देखें अहम सवाल है। अब इस दफ़ा हमने देखा ना कि फॉर्म 45 और 47 एकदम पता नहीं कहाँ से निकल के आ गए। हाँ। पहले धांधली के और तरीके होते थे, पहले पोलिंग स्टेशन में अटैक होता था, पोलिंग लड़ाइयाँ हो जाती थी, जो बैलेट बॉक्स होता था उसमें इंक डाल देते थे। अब जैसे जैसे दुनिया आगे जा रही है, मॉडर्न हो रही है, सही कह रहे हैं, तो अब धांधली के तरीके भी बदल रहे हैं। अब हो सकता है कि फिर आने वाले दिनों में हमें ये जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया इस तरह हमें नेट बंद हो सकता है, कुछ चीज़ें देखने को मिले। अच्छा, जिस तरह यहाँ पर भी कुछ जमातों पे पाबंदी लगा दी गई थी इलेक्शन कैंपेन में, इंडिया में भी मोदी सरकार ने कहीं इलेक्शंस कैंपेन नहीं होने दी। कांग्रेस की भी शायद थोड़ी बहुत उन्होंने उसमें भी फिर उन पे केसेस खुल गए थे डिफरेंट किस्म के। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रिलेटेबल नहीं हमारा हमसाया ममालिक। बिल्कुल रिलेटेबल है, हमारे इलेक्शन कैंपेन्स में बहुत ममासलत है। वहाँ का वोटर यहाँ का वोटर, उनकी साइकी भी ऑलमोस्ट सेम है। जिस तरह यहाँ पे इलेक्शन ऑफिसेज खुलते हैं वहाँ पे भी खुलते हैं, जिस तरह यहाँ पे चाय चल रही होती है, मूवीज़ चल रही होती हैं, खाने चल रहे होते हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही है। यहाँ पे जिस तरह होता है कि जी 10 या 20 वोट के ऊपर आपको बाइक मिलेगी। अच्छा, वहाँ पे कौन सी बाइक मिलती है? वहाँ पे भी मिलती है। तो ये काफ़ी हमारे, चूँकि हम एक साथ रहे हैं इतने साल, ठीक है, तो वो मेंटालिटी, जहनियत एक ही तरह की है। वहाँ पे भी तहफ़ बांट रहे होते हैं, सही है, वहाँ पे भी लोगों को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त होता है। ठीक है, ये काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं यहाँ के इलेक्शन प्रोसेस में। एक्टिंग का बड़ा शौक था। मैं तो आज रिसर्च करके बैठा हूँ मोदी साहब पे, क्योंकि वो कहते थे कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ स्कूल में, और अगर उनको कोई रोल मिलता था ना, बी रोल जिसे कहते हैं हम लोग को, थोड़ा मेन कैरेक्टर नहीं मिलता था तो वो मना कर देते थे करने से। देखें, उन्होंने प्रैक्टिकली साबित किया है कि वो CM गुजरात थे, उसके बाद उन्होंने मैनेज किया। देखें 30+ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया की, उसमें वो आउटशाइन करके आए और उन्होंने पूरे BJP की जो जितनी सीनियर लीडरशिप थी उसको क्रॉस किया और वो बन गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन अच्छा, वही बात आपने जिस तरह पहले का नैरेटिव बिल्डिंग बेशक अच्छी स्ट्रांग हो तो आपकी परफॉर्मेंस ज़ीरो भी हो तो आपको कोई नहीं पूछता। इसी तरह रैंक्स अगर हम देखें यूनेस्को के और भी UNO के भी और भी मामला देखें तो उसमें ये नीचे आए हैं, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा नीचे आए हैं, लेकिन फिर भी वो स्टेबल चल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि भारत की, जब भारत बोलता है तो उसकी बात पूरी दुनिया सुनती है। तो फिर भी ये क्लेम करना इतनी बड़ी बात किस तरह से? उसकी वजह ये है कि जी उनकी जो इकोनॉमी है या जो उनका फाइनेंशियल वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है जी, और उसकी वजह से वहाँ पे स्टेबिलिटी है। उसकी वजह से वहाँ का जो बजट है उसके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे 1000 करोड़ में बात होती है, ठीक है, तो ये उनके लिए बड़ा नॉर्मल है। तो वहाँ पे चूँकि 30+ स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, फिर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, तो इसलिए फिर जब वहाँ के नंबर्स की बात होती है तो वो एक स्टेबल इकोनॉमी है, ठीक है। तो जब आप स्टेबल इकोनॉमी एक मुल्क में मौजूद हो तो फिर वहाँ पे इस तरह की बातें करना ज़्यादा आसान होता है। सही हो गया। मिसाल के तौर पे डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो मोदी गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता 10 सालों में डेवलपमेंट पे भी खासा जोर दिया। अच्छा। और उनकी जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी तादाद डबल हो गई है, उनका जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे लाइंस हैं, वो उसकी तादाद में बहुत इजाफा हुआ है। हाईवेज़ उन्होंने अच्छे खासे बनाए हैं, 1000 किलोमीटर्स के हिसाब से उन्होंने डेवलपमेंट्स भी की हैं। बिल्कुल की हैं। तो वो कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया कि जी एक साइड पे उनके नज़रियात हैं, एक साइड पे डेवलपमेंट है, ठीक हो गया। लेकिन इस दफ़ा फिर नज़रियात को आवाम ने थोड़ा सा रोका है कि देखें इस हद तक आप ना लेके जाएं, एक्सट्रीमिज्म को, एक्सट्रीमिज्म में ना जाएं, उसमें ना जाएं। ठीक हो गया। अच्छा, ध्रुव राठी जो वहाँ के सहाफ़ी हैं, और कई लोगों ने अभी पिछले दिनों भी कंपेन चलाई, बड़ा उनको वज़ीराई भी मिली कि वो इस BJP के ख़िलाफ़ हो गए हैं, और बड़ा उन्होंने डंके की चोट पर उनके ख़िलाफ़ पूरे सबूतों के साथ और पूरा उन जमात के ख़िलाफ़ खड़े हो गए।
तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? देखिए, इंडिया के अंदर इस तरह की वॉइसेस थी, और ये इसलिए भी बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर ऑपोजिशन को सर्वाइवल का भी इशू था। फिर ये कि इंडिया में मल्टी कल्चरल उनकी एक सोसाइटी है, बहुत ज़्यादा मज़ाहिब हैं, बहुत ज़्यादा अक़वाम हैं, सो इसलिए वहाँ पर अल्टरनेट ओपिनियन हमेशा मौजूद रहता है। ठीक है। तो अगर बीजेपी पेशकदमी कर रही थी, मोदी के नज़रियात मौजूद थे, तो दूसरी साइड पे अल्टरनेट ओपिनियन या मुतबादिल आवाज़ें भी थीं, ठीक है, जो इस चीज़ को काउंटर कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि ये रास्ता दुरुस्त नहीं है। सही। जिसमें आपने ये नाम लिया, और आजकल ये बहुत चीज़ डिस्कस जी। हो रही है कि ये वो पॉइंट था कि जहाँ पर इंडिया के लोगों को डिसीजन लेने में आसानी हुई कि क्या हमने इस पाथ को फॉलो करना है या नहीं करना। ठीक है। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर भी 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसको मैं बिल्कुल इस नज़र से देखता हूँ कि पिछले 2 साल में जो कुछ भी हुआ, जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई, ठीक है। उसके बावजूद अवाम ने बाहर निकल के अपने राय का इजहार किया। ठीक है। ये अलग बात है कि बाद में वो रिजल्ट्स मुतनाज़ा हो गए या उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, ठीक वो है। एक अलग बात है, लेकिन एक जो लिटमस टेस्ट है वो उस दिन पता चला कि वाकई अवाम ने ये बताया कि उनका वोट किस साइड पे है। तो ये मेरा ख्याल है दोनों मुल्कों के अंदर कहीं ना कहीं अवाम में रेजिस्टेंस की पावर मौजूद है, और वो ये बताते हैं कि कहाँ पे हम चीज़ों को पसंद कर रहे हैं और कहाँ पे नापसंद कर रहे हैं। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्यों नहीं है अभी तक? हमें कहा तो जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है पाकिस्तान में, कई जगह पे होगा भी, लेकिन उस तरह से क्यों नहीं है? जिस तरह डेफेमेशन के लॉ की बात कर लें तो 2024 का जो लॉ है उसमें कहा गया है कि अगर आप पे कोई इल्ज़ाम लगता है, वो बेशक साबित नहीं होता, तो 30 लाख का जुर्माना है और 10 साल की कैद भी है। असल में जी गुज़िश्ता 10 साल में ख़ासी स्पेस कम हुई है आज़ादियों के हवाले से, और ये जिस रिसेंटली बिल की आप बात कर रहे हैं इसमें 3-4 पॉइंट्स बड़े डिबेटेबल हैं, और मेरा ख्याल है कि कोर्ट के अंदर उसके ऊपर एक अच्छा डिसीजन आएगा। अच्छा, तो वो कौन कौन से हैं, अगर हाँ, थोड़ा सा शेयर कर लें ऑडियंस के लिए? एक तो ये कि आहत के इज़्ज़त के कानून में सबसे पहले किसी भी शख्स ने ये इस्टेब्लिश करना होता है कि मुआशरे में मेरी इज़्ज़त है। अच्छा, जिसकी बुनियाद पे वो ये दावा करता है कि अब मेरी इज़्ज़त को ठेस पहुंचाई गई है या मजरू किया गया। ठीक है। तो एक तो इसमें यह पॉइंट नहीं निकाला गया। अच्छा, इसमें आपने ये इस्टेब्लिश नहीं करना कि आप बाइज्जत आदमी हैं। अच्छा, इसमें आपने कहना कि मैं जिस तरह था ये गमा, हाँ, मेरी तौहीन हुई है, मेरी तौहीन कर दी थी उन्होंने। ठीक है। दूसरा ये कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के नाम पे कई हुकूमती ओहदों को शामिल किया है कि जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जी इनके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। अच्छा, सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, सर्विसेज चीफ हैं, फिर ऑडिटर जनरल है, चेयरमैन सेनेट है, स्पीकर्स हैं, गवर्नर जो बड़े ओहदे हैं, उन पे आप बात नहीं कर सकते। ठीक है कि जी उनके हवाले से ज़्यादा सख्ती होगी। तो ये भी एक डिबेटेबल बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस कौन सा हो सकता है, या उसके अंदर आप ये सारे नाम भर देंगे तो क्या उससे आप अपनी इज्जत करवा लेंगे? ठीक है। नहीं, जब कोई बात ही नहीं करेगा तो फिर वो ख़त्म हो गई ना बात ही। फिर इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो डेफेमेशन की तारीफ है जो बिल के अंदर दी गई है वो खासी वेग है। उसमें आप किसी भी तरह से कोई भी चीज़ उसमें आप लागू कर सकते हैं। अच्छा, स्पेसिफिकेशंस पे बात नहीं की गई। डिसलाइकिंग और इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी आप केस लेके जा सकते हैं। फिर एक और अहम नुक्ता ये है कि जब किसी ने भी कोई केस दायर कर दिया तो उसकी प्रोसीडिंग्स के दौरान जी आप उस पर कोई तबसरा ही नहीं कर सकते। जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक खामोशी है। ठीक हो गया। आपको पता ही नहीं है अदालत में क्या हो रहा है, कमीशन में क्या हो रहा है, क्या फ़ैसला आएगा, वो गलत है, सही है, प्रोसीडिंग्स क्या हैं, उस पर आप बात ही नहीं कर सकते। अगर कोई बात करेगा तो उसको भी फ़ाइन होगा। ठीक हो गया। सो ये कैसी जुबाबंदी है कि जिसमें आप तो ये फैसला कब तक आ जाएगा? अभी तो मेरा ख्याल है कि अदालत में ये केसेस चलेंगे तो उसके बाद पता चलेगा सही कि इसके ऊपर वहाँ से क्या वर्डिक्ट आता है। लेकिन ये इसको कोई आइडियल कानून बिल्कुल करार नहीं दिया जा सकता। सही हो गया। अच्छा, अदानी का नाम बड़ा जोड़ा जाता है मोदी सरकार के साथ और कहा जाता है बड़े बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वो अमीर भी बड़ी जल्दी हो गए हैं, तो ये क्या सीन है? पाकिस्तान इंडिया दोनों में कारोबारी शख्सियात का सियासत पर काफ़ी असर व रसूख है। यस। तो इंडिया में ये चीज़ हमारे सामने है कि वहाँ पर पॉलिटिकल कैंपेन्स और सियासी जमातों की जो फंडिंग है ये एक बहुत बड़ा मसला है। फंड्स आते हैं, बिल्कुल। उसकी वजह ये कि वहाँ की जो इंतखाबी मुहिम है उसका स्केल बहुत बड़ा है। ठीक है। पूरे इंडिया में आपने कैंपेन करनी है, जलसे होने हैं, जुलूस हैं, फिर हलकों के अपने खर्चे हैं। तो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग जो है
उसमें बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज जो हैं वो हिस्सा लेती हैं। ठीक है। और कॉर्पोरेट कंपनीज के अपने फेवरेट्स हैं, उनके पॉलिटिकल लीडर्स के साथ ताल्लुकात होते हैं। इसी तरह अब बीजेपी के मामले में जो चीज़ देखने में आई है वो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है उसको जो कॉर्पोरेट कंपनीज या जो कारोबारी शख्सियात फंड्स देती हैं उनको रिलीफ भी मिलता है। उनको रिलीफ मिलता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं Yes. कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, लाइसेंसेस में, Very इंपोर्ट nice. एक्सपोर्ट में। तो इसलिए फिर वो उनका एक ताल्लुक बन जाता है। ठीक है। तो ये जितने भी बड़े नाम इंडिया में डिस्कस हो रहे हैं या पाकिस्तान में होते हैं, उनका यही ताल्लुक होता है कि अगर आपने पार्टी को फंड दिया है या पॉलिटिकल लीडर के साथ आपकी अच्छी सलाम दुआ है तो आपको या तो इलेक्शन के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में या किसी और फील्ड में, लाइसेंस की फील्ड में, मतलब किसी भी चीज आपको में फैसिलिटेट किया जाएगा, आपकी मदद की जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह हम जिस तरह हमने देखा कि हम आजकल इन्फ्लुएंसर्स का बड़ा दौर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बड़ा नाम हम सुनते भी हैं अक्सर आजकल के, भाई इन्फ्लुएंसर आए हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिस तरह बाकी भी देखते हैं। मोदी ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो किया, अवार्ड्स भी रखवाए गए, सेमिनार्स भी रखवाए गए जिसमें उन्होंने अपने पसंदीदा चुनिंदा लोगों को उन्होंने अवार्ड्स भी दिए। तो इस तरह यहाँ पर भी हमें देखने को मिला। देखिए, ये चूंकि एक इमर्जिंग फील्ड है तो कुछ नई चीज़ें, नए ट्रेंड्स सेट हो रहे हैं। ठीक है। उसमें ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। ठीक है। अब इशू ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी हमें जो एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिली वो ये थी कि वहाँ पर भी ये कहा जा रहा था कि बीजेपी 400 प्लस कैच करेगी। बिल्कुल। पाकिस्तान में भी ये कहा जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब होंगे, सादा अक्सरियत होगी, लेकिन दोनों जगह पर नहीं हुआ। इंडिया के अंदर जितने भी पोल्स आ रहे थे उसके अंदर ये कहा जा रहा था, जो भी माहिरीन की राय थी कि देखें जी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी इश्तिहार छपवाए गए कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सादा अक्सरियत हमारे सामने है। लेकिन दोनों जगह पे अवामी फैसला मुख्तलिफ आया जी। उन्होंने उस चीज़ को रोक दिया। तो अभी ये एक डिबेट है कि सोशल मीडिया का एक्चुअल इन्फ्लुएंस कितना है, ठीक हो गया, या वो अवाम की राय को किस हद तक फ्यूचर में इस पे भी कोई कदगन लगाई जाएगी, कोई वॉच डॉग्स होंगे। देखिए, अभी तो पाकिस्तान में जिस तरह मीडिया पे फायरवॉल की बात की जा रही है या बाकी जिस तरह ट्विटर बंद है जी। तो ये चीज़ें तो चलेंगी साथ। उसकी वजह ये कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती और आप किसी भी सियासी जमात का सियासी तौर पे मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर ये सारे इक़दाम करने पड़ते हैं। सही हो गया। अच्छा, अगर शहबाज शरीफ साहब की जगह नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या फ़र्क होता कोई? देखिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है कि मियां नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि शहबाज शरीफ ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, वो कंफर्टेबल हैं, वो बातें मान लेते हैं, सुन लेते हैं, जबकि मियां नवाज शरीफ ऐसे नहीं हैं। सो इसी वजह से पार्टी के अंदर भी जब ये बात हुई तो शहबाज शरीफ को प्रेफरेंस दी गई। उसकी वजह ये कि इस टाइम मुस्लिम लीग नून चूँकि सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन के सामने नहीं आई थी तो उनको ये मसला था कि हुकूमत साजी कैसे हो। तो फिर उसके लिए एक ऐसा नाम जो ज़्यादा काबिल कबूल हो उसको फिर मुस्लिम लीग नून ने तरजीह दी। और अगर मियां नवाज शरीफ होते तो मेरा ख्याल है कि फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं को थोड़ी सी फ्रिक्शन होनी थी। ठीक है। अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो PMLN ने कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू किया, कुछ हमें बता सकते हैं? देखिए, पंजाब के हवाले से तो काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसका उन्होंने ऐलान किया है। फिर ये है कि उन्होंने ये जो पब्लिक सर्विसेज की कुछ चीज़ें हैं वो डोर स्टेप पे करने का फैसला किया है। सोलर का एक उन्होंने बड़ा उन्होंने कहा जी कि जिनके मेरा ख्याल है 100 या 200 यूनिट से कम बिजली का बिल है उनको हम सोलर प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह एयर एम्बुलेंस के हवाले से तो खैर मुझे इख्तलाफ है कि क्या उसकी ज़रूरत है या नहीं है। आप समझते नहीं है? हाँ, मुझे लगता है कि उसकी जगह आप उतने पैसों में हेल्थ फैसिलिटीज़ को खासा बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। जो कि हॉस्पिटल्स मैंने कुछ 2-4 विजिट किए हैं पिछले दिनों, मुझे तो बेहतरी लगी है। मतलब सेंटर्स इस तरह के बनाए गए हैं जिसमें हम लोगों ने देखा है कि काम हो रहा है, उस तरह से वो गंदगी नहीं रही, उस तरह से वो फ्लोर्स की जो मेंटेनेंस है वो बड़ी अच्छी है, एयर कंडीशनड हो गए हैं गवर्नमेंट वाले। आप जाएँ हाँ ज़रा, आप गंगा राम इधर उधर, तो अब आप पहले जाएँ तो और अब जाएँ तो बड़ा फ़र्क मिलता है। अच्छा, ये एक और स्टेप ये लेने जा रहे हैं, अगर ये हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि बड़ा पॉजिटिव होगा कि जितने बुनियादी मरकज़ सेहत हैं जिनको हम बेसिक हेल्थ यूनिट्स कहते हैं जो देहातों में मौजूद हैं कि जी हमने उनको रिवैम्प करना है। अगर ये हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक बेस लाइन ऑफ हेल्थ है ना
उस इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि आप और हम ये सुनते हैं कि जी मरीज़ को लाहौर ले जाओ। जी जी। वो क्यों होता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में या उस तहसील में वो फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से लाहौर के हॉस्पिटल्स के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है और वहाँ पे दबाव होता है और हर पेशेंट वहाँ पे आ रहा होता है। तो इसका आसान हल ये है कि आप जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जो स्मॉल यूनिट्स हैं, तहसील यूनिट्स हैं, उनको इतना स्ट्रेंथन कर दें, उनको इतना फैसिलिटेट कर दें कि पेशेंट वहीं पे अपना इलाज करवा ले। सही हो गया। तो अगर ये हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये एक मस्बत, एक बहुत बड़ी कामयाबी ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सारी बातें तो हमने डिटेल में डिस्कस कर ली, इंडियन इलेक्शंस भी, पाकिस्तान से रिलेट भी कर लिया, फिर हम लोगों ने PMLN की गवर्नमेंट एंड PTI का फ्यूचर, इमरान खान का फ्यूचर भी डिस्कस कर लिया। अब आजकल हमने एक और टॉपिक देखा अभी सोशल मीडिया पे ही बात जब हमारी हो रही थी, तो FBI एजेंट कामरान फरीदी का नाम बड़ा सुनने में आया। मतलब काफ़ी चैनल्स ने भी कवर किया और एक 90s के समझ लें कि जिस पे केसेस थे काफ़ी ज़्यादा डकैतियों के, चोरी चकारी के और इस तरह के मामला छोटे मोटे, और काफ़ी केसेस जो हमने देखने को मिले, वो अब हीरो साबित कर रहे हैं और FBI के एजेंट क्लेम कर रहे हैं अपने आप को 27 साल बाद। उन्हें कहाँ से पाकिस्तान का ख्याल आ गया, मैं तो ये सोच रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा इसका बताइएगा। देखिए, ये बड़े डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग भी होते हैं। उसकी वजह ये कि 9/11 से पहले बाहर बैरून मुल्क जाना खासा आसान होता था, पॉलिसीज़ इतनी सख्त नहीं होती थी, और इनका जो बैकग्राउंड है वो कराची का है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे, उसके बाद फिर स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर जो भी उनका रोल था उसके बाद आ गए। तो ये जो एजेंट्स की दुनिया है ये बड़ी दिलचस्प होती है। उसकी वजह ये है कि इसमें आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं मिलनी, ठीक है, कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी नहीं होगी। तो ये जो कहानियाँ होती हैं या जो गॉसिप्स होती हैं उसमें कई लर्निंग्स भी होती हैं, फिर उसके अंदर से आपने सच और झूठ को अलहदा भी करना होता है कि ये कहाँ पे इसको फैंटेसाइज कर रहे हैं, कहाँ पे रियलिटी है। तो ये जो पर्टिकुलर केस है इसके अंदर भी अभी ये तैयारी हो रही है कि जैसे वो पाकिस्तान आएंगे तो उनको अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी केसेस हैं। वो अलकायदा से भी अपना ताल्लुक बताते हैं कई डॉक्यूमेंट्रीज में। ये बिल्कुल ऐसा है कि इंटरव्यूज़ में उनका जो क्लेम है, जिस तरह मैंने आपको ये कहा कि इसको वैलिडेट नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियली कोई भी खुफिया एजेंसी अपने एजेंट्स की कार्रवाइयों को या उन चीज़ों को मंजर आम पे नहीं लेके आती। तो इसलिए ये जो क्लेम्स हैं इनको फिर इनके ऊपर एक रिसर्च होती है, इनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि क्या ये उस टाइमलाइन से या उन इवेंट्स के साथ ये डिटेल्स मैच कर रही हैं या नहीं कर रही। तो ये जितनी अलकायदा की बात है या दाऊद इब्राहिम की है, जाबिर मोती वाला केस जो है, ये सारे केसेस जो हैं इनमें फिर ये देखना पड़ता है कि क्या वो जो दावे किए जा रहे हैं क्या वो ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ मैच भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें, चूँकि जब हम गैंग्स की बात करते हैं, हम टेररिज्म की बात करते हैं, तो पता ये चलता है कि इस तरह के कैरेक्टर्स तो बिल्कुल मौजूद होते हैं और उनसे काम भी लिया जाता है, लेकिन कितना काम लिया गया, कितना नहीं लिया गया, क्या ज़ेब दास्तान है, और ये इतने सालों बाद किस तरह से कई चीज़ें हम लोगों को याद आ जाती हैं तब के जी पाकिस्तान का हीरो बनने के लिए और वो सारी चीज़ें करने के लिए। देखिए, ये तो अब सोशल मीडिया का दौर है, तो उसके अंदर आपने अगर पॉपुलैरिटी गेन करनी है तो फिर इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग होती हैं, उनको लोग बाय कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग होती हैं। और आजकल तो नॉन पॉलिटिकल स्टोरीज़ जो हैं वो डेफिनेटली उनका बिल्कुल उनकी वैल्यू ज़्यादा है सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है। सो मैं ये समझता हूँ कि जब इनकी पाकिस्तान वापसी होगी और उसके बाद फिर यहाँ के केसेस में जब इनको एजेंसीज़ या लॉ इन्फोर्समेंट के जो इदारे हैं वो इन्वेस्टिगेट करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि हकीकत सामने आएगी कि इसमें कितना सच है, कितना झूठ है। और ये तो बात दुरुस्त है कि 9/11 से पहले कई लोग पाकिस्तान से बाहर गए, उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के लिए काम भी किया, और स्पेशली कराची के अंदर तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी ख़राब थी। ठीक। और वहाँ से कई गैंग लीडर्स जो हैं वो पैदा हुए, कई मारे गए, कई ज़िंदा हैं, कई अंडरग्राउंड चले गए। तो ये मेरा ख्याल है कि जो तरक्की पजीर मुल्क होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़, जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, जहाँ पे क्राइम के मसले होते हैं, वहाँ पे फिर इस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं वो निकल के डेफिनेटली सामने आते हैं। इंडिया में हमने देखा अबू सालिम को अगर हम उनको स्टडी करें या दाऊद इब्राहिम को स्टडी करें, छोटा शकील को स्टडी करें, तो ये पता चलता है कि ये इस जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर कई कैरेक्टर्स इस तरह के कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, जो किसी ना किसी तरह से यूज़ भी होते हैं और उसके बाद फिर वो क्लेम भी करने लग जाते हैं। अच्छा, आप एज अ सहाफ़ी, मेरा आखिरी सवाल, इमरान रियाज खान साहब बाहर जा रहे थे और उनको हज से
जाने से रोक दिया गया। क्या समझते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है? जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस लोग थे, जिन्होंने वो किसी भी तरह अपना किरदार निभाया, उनके साथ आगे क्या होगा फ्यूचर में? आपको क्या लगता है एज़ अ सहाफ़ी? देखिए, मुझे तो लगता है कि 9 मई के हवाले से रियासत ये चाहती है कि जल्द अज़ जल्द फ़ैसले हों। ठीक है। लेकिन हमारा अदालती निज़ाम, ताख़ीर अदालत की तरफ से? देखिए, उसमें प्रोसिक्यूशन ने अपना केस पुट करना होता है। बुनियादी तौर पे जब अदालत पे इल्ज़ाम लगाया जाता है तो मैं समझता हूँ कि उसमें अदालत का कसूर नहीं होता। गवर्नमेंट की जानिब से या प्रोसिक्यूशन की जानिब से जब केस पुट किया जाता है तो उसमें एविडेंस लगाए जाते हैं, उसमें पूरी कानूनी कार्रवाई की जाती है कि ये सबूत हैं जिनकी बुनियाद पर इस शख्स को सज़ा दी जाए। ठीक है। अगर प्रोसिक्यूशन के कानूनी शवाहिद कमज़ोर होंगे तो केस किसी भी जगह पे जाके उड़ जाएगा। सही हो गया। और हमारे पास पाकिस्तान की हिस्ट्री में कई ऐसी एग्जांपल्स हैं कि केसेस लोअर कोर्ट से तो डिसीजन हो गया, लेकिन जैसे ही वो हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, वो ख़त्म हो गए। तो इसलिए 9 मई के अंदर भी सबसे बड़ा इशू ये है कि वो चीज़ों को इस्टेब्लिश करके अदालत में साबित करना, ठीक है, ये एक प्रोसिक्यूशन का इम्तिहान है। सही हो गया। और अगर ये वो कर सकेंगे तो फिर अदालत की तरफ से जो फैसले आएंगे वो पायदार होंगे, वो उन पे मुस्तनद होंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो हाई कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर ख़त्म हो जाएंगे। सही हो गया। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब, आपने डिटेल सारी चीज़ों को बड़ा अच्छा से डिस्क्राइब भी किया। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा से हाजिर होंगे किसी नए गेस्ट के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।